Assalamualaikum everyone. Good evening. I hope all of you have been doing all right. If I remember correctly, तो पिछली क्लास में we discussed about American independence, American Revolution being child of enlightenment, and we did start structure of the Constitution. Structure of the Constitution में हम कहाँ तक पहुँचे थे? Can anybody end हो गया था? ठीक है, हमारी रहती हैं, if I remember correctly, तो हमारी amendments रहती हैं, ठीक है? तो उन पर हम बात the first president, ठीक है? नहीं, हमने ये चीजें पढ़ ली, इसके अलावा हमने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ पावर पे बात की होगी, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बात की होगी, हमने फेडरलिज्म पे बात की होगी. यस, नो, नो, ओके. सो इसका मतलब है अभी हमारा स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी रहता है, इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर वाला कुछ हिस्सा भी रहता है. ओके, ओके, नो इशू. So, इसका simple meaning ये है that we have discussed the structure of the Constitution regarding the nature of the Constitution. हमने पढ़ा होगा that it is a written Constitution, it's a brief Constitution, it's a very difficult to amend Constitution. Procedure of amendment पर हमने बात की, ठीक है जी जी. तो उससे अगला जो फीचर है वो है हमारा फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मीन्स फेडरलिज्म मीन्स that there is a dual form of government. There is a federal government and then there are state governments. An American Constitution gives complete autonomy to its states. आपने फॉर्मेशन वाले हिस्से में भी पढ़ा होगा, ऑटोनॉमी रियासतों को दी गई है. फेडरल गवर्नमेंट डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेजरी, कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स, लॉ एंड ऑर्डर और इनकम टैक्स. 16वीं तरमीम के बाद आया था इनकम टैक्स. इन चीजों को देखती है. एवरीथिंग एल्स बिलोंग्स टू the states. So states have perfect autonomy in America. एक proper federal structure के तौर पर अमेरिका को देखा जाता है. American states have their own national anthems, they have their own flags, they have their own slogans, some of them even have their own constitutions. And American Constitution allows them to have it, and there is dual citizenship as well. Every citizen of USA is citizen of that state as well. रियासत का भी citizen है और फिर अमेरिका का as a whole country के तौर पर भी citizen है, ठीक है. So in this way American system जो है वो एक federal structure है जहां पर कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट या कोई कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती. सिर्फ वफाक को बताई गई कुछ क्लैरिटी से चीजें हैं. एवरीथिंग एल्स बिलोंग टू स्टेट्स. ऑल रेजिड्यूरी पावर्स बिलोंग टू स्टेट्स. तो एक परफेक्ट फेडरलिज्म यहां एग्जिस्ट करता है. उसके बाद जो अगली चीज है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस पर अब हम बात करेंगे.
अमेरिका में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ही इज आंसरेबल टू द पीपल, comes for 4 years. He is both executive head of the government as well as head of the state. एग्जेक्टिव हेड है वो गवर्नमेंट का भी और रियासत का भी वो हेड ऑफ द स्टेट है. ठीक है यार, इससे स्लो क्या आप कैसे बढ़ा सकते हैं आप? तो इस तरह हम चलाएंगे तो फिर हमें 20-22 क्लासेस करनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा बेस अप करें आप भी. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसका मतलब है एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. तो बुनियादी फर्क आपने पॉलिटिकल साइंस में या पाकिस्तान फेयर में किसी ना किसी ने आपको बताया होगा. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में the chief executive does not come from the parliament, is not accountable before the parliament, and is not answerable before the parliament, and his tenure is not dependent upon the parliament. तो अमेरिका इसी तरह का एक निज़ाम हुकूमत, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ वो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ एड्रेस करता हूं, फिर हम वापस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएंगे. नाउ, who can be the president of America? What are the qualifications? Qualifications क्या है? Qualifications में नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए यूएस का. ठीक है. 35 years of age or more, domiciled in USA for last 14 years, 14 साल से यूएसए का रिहायशी होना चाहिए. ये 3 बुनियादी शराइत हैं. इसके अलावा his name must appear. नेचुरल बॉर्न से मुराद है अमेरिका में पैदा हुआ हो, अमेरिकी पेरेंट्स के यहां किसी और मुल्क में पैदा ना हुआ हो. इसके अलावा हिज नेम मस्ट अपीयर ऑन द रोल, ऑन द इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल पर उसका नाम होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. इलेक्टोरल रोल पर नाम उसी का आता है जो कनेक्टेड नहीं होता किसी भी क्राइम के लिए, जिसको सजा नहीं दी गई होती, उसी को हम कहते हैं कि वो इलेक्टोरल रोल में उसका नाम. अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ही मस्ट नॉट बी एन इंसॉल्वेंट. वो शख्स पागल डिक्लेयर ना किया हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, और उस शख्स को दिवालिया डिक्लेयर ना किया हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने. ऐसा फर्द जो है वो अमेरिका का सदर का इलेक्शन लड़ सकता है. ठीक है, इलेक्शन लड़ सकता है. अब अगली बारी आती है, वंस द क्वालिफिकेशंस आर फुलफिल्ड, तो कैंडिडेचर कैसे लें? कैंडिडेचर जी एज आ सकती है. कैंडिडेचर का भी तरीकाकार है अमेरिका में. यू कैन नॉट टेक पार्टी टिकट्स लाइक इन पाकिस्तान. आप अगर सदर के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं, सदर नहीं, सदर के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो आपको पहले उसकी भी कैंपेनिंग करनी पड़ेगी. आपको पहले उसकी भी कैंपेनिंग करनी पड़ेगी. There is 2-party system. आप 4, 5, 7 लोग कैंपेन करना शुरू करेंगे. कुछ को पब्लिक सपोर्ट करेगी, कुछ को सपोर्ट बिल्कुल लेकर आएंगे, कुछ को बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे, कुछ को पब्लिक चंदा
देगी, कुछ को बिल्कुल नहीं देगी। जब इलेक्शन का टाइम करीब आएगा तो थोड़े लोग, 2 या 3 टॉप कंटेंडर्स बच जाएंगे जिनने जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। सो उनके दरमियान मुकाबला होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों अपने अपने कन्वेंशंस होल्ड करेंगे। उन कन्वेंशंस में 50 की 50 रियासतों से डेमोक्रेट्स के अपने नुमाइंदे और रिपब्लिकन्स के अपने नुमाइंदे आए होंगे और वो नॉमिनेशन देंगे फाइनल। उन 2-3 लोगों में से फाइनल कौन नॉमिनेट होता है किसी पार्टी की तरफ से। जैसे इस दफा जो बाइडेन नॉमिनेट हुए और बर्नी सैंडर्स नहीं हो सकते, तो जब वो नॉमिनेट हो जाता है तो पार्टी उसको फिर इंडोर्स करती है। इससे इंश्योर होता है कि एटलीस्ट वो बंदा नॉमिनेट हो जिसको रियासतों में भी पार्टीज मान रहे हो। ठीक है जी। यहां से once you become a candidate, you are given a choice कि आप अपनी मर्जी का वाइस प्रेसिडेंट, अपनी मर्जी का रनिंग मेट चूज कर लें। आप कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं करते, द पार्टी चूजेस हिम फॉर यू, तो पार्टी फिर आपकी जगह आपके लिए वाइस प्रेसिडेंट चूज कर देती है। तो आप एक पेयर बन जाते हो, रनिंग मेट आपका आ जाता है और यूं आप इलेक्शन की तरफ चल पाते हैं। फिर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन ईयर में नवंबर के फर्स्ट वीक में जो ट्यूसडे आना है उस दिन इलेक्शन होना। नवंबर के फर्स्ट वीक में जो ट्यूसडे आना है उसमें इलेक्शन होना है। इलेक्शन में जनरल पब्लिक, all men and women above the age of 18 shall cast their votes. All men and women above the age of 18 shall cast their votes. They shall cast their votes for an electorate college. एक इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट कास्ट करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज 538 लोगों का कॉलेज है। अभी आपके सामने अमेरिकन इलेक्शंस हुए, आपने देखा होगा 538 लोगों का। अमेरिका में डेट्स नहीं फिक्स की गई, दिन फिक्स किए गए ज्यादातर इलेक्शंस के लिए। 538 लोगों का इलेक्टोरल कॉलेज। रियासतों के ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, कैसे आता है? रियासतों का अपना अपना अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेज है, बड़ी छोटी रियासतों का। कैलकुलेट कैसे करते हैं कि किस रियासत को कितनी सीटें इलेक्टोरल कॉलेज की मिलनी है? बड़ा सिंपल सा मैथ है। उस रियासत की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितनी सीटें हैं और सेनेट में कितनी सीटें हैं, दोनों को जमा करके जो नंबर आता है वही नंबर उसके इलेक्टोरल कॉलेज का होगा। फर्ज करें अगर फ्लोरिडा के पास 55 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं और सेनेट में 2 लोग हैं, 57 लोग बने, तो 57 का उनका इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ठीक है, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। और अमेरिका में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, विनर टेक्स ऑल प्रिंसिपल है। अब तो चूंकि आपके सामने इलेक्शन हुए हैं, इट्स इजी टू कॉम्प्रीहेंड। विनर टेक्स ऑल प्रिंसिपल है, यानी जो एक पूरी रियासत है, इसको इस तरह समझिए कि एक पूरी रियासत एक पूरा इंतखाबी हलका होती है। एक पूरी रियासत एक पूरा इंतखाबी हलका होती है सदर के लिए। तो अगर उस रियासत में फर्ज करें कि 10 वोट हैं और 1 लाख आबादी है, एक शख्स को 60,000 वोट पड़ते हैं तो उसको 6 वोट पड़ गए इलेक्टोरल कॉलेज के, और 40,000 दूसरे को पड़ते हैं तो उसको 4 वोट पड़ गए इलेक्टोरल कॉलेज के। तो टेक्निकली एक के 6 वोट हैं, एक के 4 वोट हैं। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में विनर टेक्स ऑल प्रिंसिपल के तहत चूंकि पूरी रियासत एक पूरा हलका है, तो समझिए कि जिसने 6 वोट लिए उसने वो हलका जीत लिया, वो रियासत जीत ली। इसलिए उसके मुखालिफ कितने वोट पड़े ये इररेलेवेंट हो जाता है। वो जो उस रियासत में, उसकी जीती हुई रियासत में
उसके मुखालिफ भी 4 वोट पड़े हैं, वो उसके हिस्से में जाएंगे। दिस इज व्हाट वी मीन बाय विनर टेक्स ऑल प्रिंसिपल। ये बड़ा सिंपल है। एक पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए विनर टेक्स ऑल प्रिंसिपल के जो हल्का जो रियासत कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीत लेता है, उस रियासत में उसके मुखालिफ जितने वोट पड़े हैं वो मैटर नहीं करते। ठीक है, इसको इस तरह समझिए कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी एमएनए के इलेक्शन में एक शख्स को अगर 55,000 वोट पड़ जाते हैं 1 लाख में से, और उसके मुखालिफ 45,000 वोट पड़ते हैं, तो उन 45,000 वोट्स का कोई रेलेवेंस तो नहीं है ना जी, वो किसी गिनती में तो नहीं आते, उनका कोई फायदा तो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो हल्का समझा जाता है कि 55,000 वाला जीत गया। अब इसी एनालॉजी को आप लेकर जाए अमेरिकन स्टेट के ऊपर। अमेरिकन स्टेट भी एक इंतखाबी हल्का है सदर के इलेक्शन के लिए, तो वहां भी जो एक सदर का कैंडिडेट जो स्टेट में ज्यादा वोट ले गया है, उस सारे इलेक्टोरल वोट्स, ठीक है, विनर टेक्स ऑल, वो मैं बता दूं। ये ऐसे ही है, इट्स वेरी सिंपल। जो फिनोमिना है कि बाज़ आपने देखा होगा हिलरी क्लिंटन वाले मामले में, या पहले भी ये होता रहा है, हिलरी क्लिंटन और ट्रंप जब इलेक्शन लड़े थे तो हिलरी को 16 लाख ज्यादा वोट पड़े थे, लेकिन जीत गए थे ट्रंप। 16 लाख ज्यादा वोट लेने के बावजूद हिलरी हार गई। So how did this happen? Electoral college comprises of individuals and they have simple duty to cast their vote for the president. That's all. इसके अलावा उनकी कोई ड्यूटी नहीं। ठीक, होता कैसे है ये सिंपल है। फर्स्ट करें आप स्टेट ए में है जिसकी 1 लाख आबादी है, ठीक है, और आप कैंडिडेट हैं हिलरी और ट्रंप। 1 लाख आबादी के ऊपर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं, 10 इलेक्टोरल वोट्स को और ट्रंप को आप पावर में लेकर वोटिंग शो के लिए जाते हैं। उसमें से ट्रंप को मिलते हैं 60,000 वोट। इस रेशो के हिसाब से ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स हो गए, राइट, और हिलरी को मिलते हैं 40,000 वोट्स। इस रेशो के हिसाब से हिलरी के वोट होते हैं 4। लेकिन ये मैटर नहीं करेगा। जब हम नतीजा निकालेंगे तो हम कहेंगे स्टेट ए बिलोंग्स टू मिस्टर ट्रंप। स्टेट ए में ट्रंप जीते हैं तो ट्रंप की स्टेट ए जब सर्टिफाई हो जाएगी तो 10 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के हिस्से में आएंगे। हाउएवर उसके जो पॉपुलर वोट्स हैं वो अभी 60,000 हैं, ठीक है। ट्रंप के हिस्से में 10 इलेक्टोरल वोट्स आ गए, लेकिन उसके पास इलेक्टोरल वोट 60,000 है। अब इससे अगली स्टेट में चलते हैं। अगली स्टेट में हम अज्यूम फिर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम प्रिज्यूम करते हैं कि यहां भी 1 लाख की आबादी है। प्रिज्यूम करते हैं कि यहां भी 1 लाख की आबादी है, ठीक है। तो अब यहां हम फर्ज करते हैं कि इन 10 वोटों, इन 1 लाख आबादी में से 90,000 लोगों ने फर्ज कीजिए हिलरी को वोट दिया और ट्रंप को मिले हैं 10,000 वोट। तो टेक्निकली हिलरी के पास हो गए 9 वोट यहां पर और ट्रंप के पास हो गया 1 वोट, ठीक है, 9 और 1। अब अगर रियासत ए और स्टेट बी के वोट हम मिलाएं इलेक्टोरल वोट्स पुराने हिसाब से, तो 9 + 4 हिलरी के 13 वोट्स बनने चाहिए और 6 + 1 ट्रंप के 7 वोट बनने चाहिए।
लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों के वोट 10-10 काउंट होंगे। स्टेट ए ट्रंप ने जीती थी 60% वोटों से, उसको भी 10 वोट मिले। स्टेट बी हिलरी ने जीती 90% वोटों से, वोट उसको भी 10 मिलेंगे। लेकिन अब यहां पर जो एक बीच में सवाल आया था कि ये कैसे मसला हुआ दोनों का, अब जब आप इनके पॉपुलर वोट काउंट करेंगे, पॉपुलर वोट काउंट करेंगे तो 90,000 जमा 40,000 वोट्स जब आप काउंट करेंगे तो हिलरी के पास 1,30,000 वोट निकलेंगे। हालांकि इलेक्टोरल वोट उसके पास 10 है, ट्रंप के पास 60,000 जमा 10,000 70,000 वोट निकलेंगे। हालांकि इलेक्टोरल Hillary would have more popular votes equal or less electoral, वो बड़े मार्जिन से जीती, जहां वो हारी वो कम मार्जिन से हारी, लेकिन वो हारी ज्यादा जगहों पर। जहां वो हारी वो कम मार्जिन से हारी, जहां वो जीती वो बड़े मार्जिन से जीती, लेकिन वो हारी ज्यादा जगहों के ऊपर, और ज्यादा जगहों पर हारने की वजह से वो इलेक्टोरल कॉलेज का वोट ट्रंप को पड़ता गया, और यूं ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज में जीत गए, पॉपुलर वोट में हार गए। आई होप दैट क्लियर्स द पॉइंट। ऊपर करो यार। Please tell important popular votes, is it cause any change in active position? इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलर वोट तो होती है ना जी, जब ओवरवेलमिंगली पॉपुलर वोट आपको पड़ जाता है तो फिर नहीं गड़बड़ होती। जैसे जो बाइडेन को इस दफा ओवरवेलमिंगली पड़ा है पॉपुलर वोट, तो फिर यहां मसला नहीं आया, उसका पॉपुलर वोट भी ज्यादा है और उसका इलेक्टोरल वोट भी ज्यादा है। लेकिन जहां डाइसी हो तो फिर मसला होता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था जी, हर स्टेट में इलेक्टोरल वोट होता है जी, हर स्टेट में इलेक्टोरल वोट होता है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर बराबर हो जाए, क्योंकि 538 जो है वो 2 पर तकसीम हो जाता है, बराबर हो जाए 50%, 50-50, या ना भी बराबर हो, कम मिले 50% से किसी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेगा, वेयर एज जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको सेनेट सिलेक्ट करेगा। दोनों मैटर करते हैं, लेकिन पॉपुलर वोट 270 वोट लेने जरूरी है जी। 529 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स जो ले जाएगा वो जीत जाएगा। नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, समझिया, ये ऐसा होगा नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला ना अपनाया जाए और सिंपल मैथ किया जाए तो फिर 9 जमा 4 13 वोट होंगे और 6 जमा 1 7 वोट होंगे। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले के मुताबिक दोनों के 10-10 होंगे, क्योंकि एक हल्का उसने जीता है, दूसरा हल्का उसने जीता है। नथिंग, वंस दे कास्ट वोट फॉर द प्रेसिडेंट दे डिस्पर्स, उनके पास और कोई ना पावर है ना कोई इख्तियार है। ठीक है, इलेक्टोरल वोट इतना ही, नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स मैंने बताया है 270 आपने ले लिया, 270 लेंगे तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। इस दफा कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया जो बाइडेन ने, वो 306 क्रॉस कर गए। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज हर स्टेट का अपना मॉडल है जी अपॉइंट करने का। कुछ रियासतों में रियासती असेंबलियों के जब इलेक्शंस होते हैं उसी वक्त स्टेट इलेक्टोरेट्स के भी इलेक्शंस हो जाते हैं। कुछ असेंबलियों में असेंबलियां खुद नॉमिनेट करती हैं, और कुछ रियासतें इतनी छोटी हैं कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज है ही 3-3 4-4 लोगों का, तो वो एंड टाइम पर भी नॉमिनेट कर लेते हैं। नहीं, 539 नहीं है बच्चे, 50 रियासतें, 435 है ना, 50 रियासतों के नुमाइंदे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 है, और 2-2 सेनेटर्स है, 100 की सेनेट है, तो 435 जमा 100 535, और 535 के अंदर 3 ऐड किए जाते हैं वॉशिंगटन डीसी के लोग, 2 सेनेटर्स और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का बंदा, तो यूं ये 538 हो जाते हैं। स्प्लिट स्टेट्स का हसनैन, स्प्लिट स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं,
स्प्लिट स्टेट्स का हिस्ट्री से भी कोई लेना देना नहीं। स्प्लिट स्टेट्स एक पॉलिटिकल टर्म है जिसमें आप ये कहते हैं 538 नंबर है सलीम, 538 इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग होते हैं, 538 लोग होते हैं, उसमें से कितने वोट चाहिए सदर बनने के लिए, 270 वोट चाहिए। ठीक है, स्प्लिट स्टेट्स जो है ये पॉलिटिकल टर्म है। जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ट्रेडिशनली स्पीकिंग कि जी लाड़काना बिलोंग्स टू पीपल्स पार्टी, ठीक है, हम वहां कहते हैं जी सम आर ब्लू स्टेट्स एंड सम आर रेड स्टेट्स, हम कहते हैं जी लाहौर बिलोंग्स टू सर्टेन मुस्लिम लीग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है। बट देन केपी या कोई और प्रोविंस हम कहते हैं स्प्लिट है, कभी कहीं भी चला जाता है। ठीक है, तो स्प्लिट स्टेट से मुराद है कि जो कहीं किसी भी तरफ जा चली जाती है। ठीक है, डिवीजन सिंपल है भाई, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, रियासतों से आते हैं ये लोग। तादाद कैसे डिटरमिन होती है, किसी भी एक रियासत का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने लोग हैं, कांग्रेसमैन कितने हैं और सेनेटर्स कितने हैं, उन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो जो नंबर हमारे पास आता है वो नंबर उस स्टेट का इलेक्टोरल कॉलेज होगा, वो नंबर उस स्टेट का इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ठीक है, तो नवंबर में इलेक्शन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज आ जाता है। दिसंबर के सेकेंड वीक में जो आता है संडे, वहां उस दिन वो इलेक्टोरल कॉलेज वोट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट करने के बाद फिर फाइनली प्रेसिडेंट अनाउंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट को अनाउंस किया जाएगा 6 जनवरी को। आईनी तौर पर सर्टिफाई हो गए, प्रेसिडेंट स्टेट से सर्टिफाई कर दिया। आईनी तौर पर उसके सदर होने का नोटिफिकेशन 6 जनवरी को होगा। 6 जनवरी के बाद 2 वीक्स दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को कि वो अपनी पेरेंट स्टेट में जाना चाहे, वो अपनी सिक्योरिटी प्रेफरेंस बताना चाहे, वो अपनी पसंद का तकिया लेकर आना चाहे, वो कोई कुत्ता अपना लेकर आना चाहे, वो व्हाइट हाउस में पर्दे चेंज करवाना चाहे, वो अपनी प्रेफरेंसेस देता है। वो 2 वीक्स इंतजामिया इस काम के लिए लेती है। एंड देन 20 जनवरी को प्रेसिडेंट टेक्स ओथ। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लेता है और मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जा इलेक्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम 2 टेन्योर्स, कंसेक्यूटिव टेन्योर्स के लिए प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किए जा सकते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज अ पॉपुलर हाउस, मैंने पिछली क्लास में बताया था। सेनेट टेरिटरी को रिप्रेजेंट करती है और हमारा जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। ओके जी, पॉपुलेशन पर कैसे डिवाइड करते हैं? पॉपुलेशन पर इस तरह डिवाइड करते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट इज 1 इंतखाबी हल्का। अमेरिका में एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक इंतखाबी हल्का है। 6 से 7 लाख वोटर्स होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक, इम्तियाज पूछ रहे हैं जी एफडीआर ने 3 टर्म रन की, 3 टर्म्स पूरी की, चौथी टर्म के लिए भी इलेक्ट हो गए थे, बट उनकी डेथ हो गई। ये इसके पीछे लॉजिक ये है उनके आने तक ये ट्रेडिशन था। जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 टर्म्स करके प्रेसिडेंसी छोड़ दी थी और एक ट्रेडिशन सेट कर गए थे, एक पॉलिटिकल कन्वेंशन वो सेट कर गए थे कि बाद में कोई बारी नहीं। लेकिन जब फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट आए, 2 टर्म जब उनकी पूरी हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, तो कोई कानूनी कदगन नहीं थी, तो लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया और उन्हें कहा कि आप कंटेस्ट कीजिए तीसरी दफा भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। वो जीत गए। जब तीसरी टर्म खत्म हुई तो जंग अज़ीम दोयम खत्म होने वाली थी, तो उन्हें कहा गया कि आप चौथी दफा के लिए भी इलेक्शन लड़िए, प्रेसिडेंसी कंटिन्यू नहीं कराई, इलेक्शन लड़िए। इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए। तो उसके बाद जब हैरी ट्रूमन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके अब लॉ है, अब कोई कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता। अब कानूनी तौर पर इसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है।
जी, ही कैन कम फॉर द थर्ड टाइम बट नॉट कंसेक्यूटिवली, एक गैप के बाद वो आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जी, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन वेरी करती है ऑब्वियसली। ठीक है जी, यहां तक अगर हमें समझ आ गई है तो हम यहां से आगे चले। मैक्सिमम मैंने बताया है अगला 2 टेन्योर्स, 2 कंसेक्यूटिव टेन्योर्स ऑफ 4 इयर्स ईच, मैक्सिमम 8 साल। वैसे जो प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट है प्रेसिडेंट के मरने के बाद या छोड़ने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट्स बन गए। तो अब ये सवाल था कि ये जो बने हैं इस टर्म को, इस टाइम को उनका टेन्योर कंसीडर किया जाए या इस टाइम को उनका टेन्योर कंसीडर ना किया जाए। तो ये भी एक सवाल एग्जिस्ट करता था। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम 10 साल है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम फ्रेम 10 साल है। कंसेक्यूटिव 2 टेन्योर्स, सिंपल, कंसेक्यूटिव 2 टेन्योर्स। जी, ट्रम्प would have to secure the candidacy first. अगर वो कैंडिडेचर सिक्योर करते हैं तो बिस्मिल्लाह रन कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। लेकिन जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है वो तो ऑटोमेटिकली अगली दफा का कैंडिडेट होता है। जो सिटिंग प्रेसिडेंट नहीं होता उसको फिर कंपीट करके आना पड़ता है। जी, they can come back after a gap, but वो कम बैक जो होता है वो अगेन उनको अपने जूनियर्स के साथ कंपीट करना पड़ेगा कैंडिडेसी हासिल करने के लिए। और अगर फिर भी कैंडिडेसी किसी वजह से उन्हें ना मिली तो वो एम्बैरेसिंग होगा एक एक्स प्रेसिडेंट के लिए। इसलिए कोई भी एक्स प्रेसिडेंट दोबारा कभी कैंडिडेसी के लिए आया नहीं। नाउ, सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अब इससे अगली चीज है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारा कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है। कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है। उसको इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म सारी अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस उसके मातहत है। टेक्निकली तो आरिफ अलवी के भी मातहत हैं आर्म फोर्सेस, मुन्नूर हुसैन के भी थी, लेकिन इनका नॉमिनल रोल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ठीक है, ही अपॉइंट्स हिज ओन कैबिनेट। वो जहां से चाहे अपनी मर्जी की कैबिनेट लेकर आ सकता है। उसके मिनिस्टर्स उसी को जवाबदेह होते हैं, वो पार्लियामेंट को या कांग्रेस को जवाबदेह नहीं होते। और वो उतने दिन ही ऑफिस में रहते हैं जितने दिन प्रेसिडेंट चाहता है कि वो ऑफिस में रहे। टेक्नोक्रेट्स और नो टेक्नोक्रेट्स, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। प्रेसिडेंट अपने दामाद को, अपनी बीवी को, अपने बेटे को भी ऑफिस दे सकता है, प्रेसिडेंट को अलाउड है। ठीक है, इंटरनल पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, वॉर एंड पीस, ये प्रेसिडेंट की पावर्स है, उसके फंक्शंस। इंटरनल पॉलिसी मेकिंग उसने करनी है, मुल्क में डेवलपमेंट उसने करानी है, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल उसने रखना है, वॉर एंड पीस के मामला को उसने देखना है, अमेरिकन सिक्योरिटी, अमेरिकन डिफेंस की जिम्मेदारी उसकी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस इसने बनानी है। फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट इसने कराना है। इंटरनेशनल ट्रीटीज पर यूएस के बिहाफ पर इसने साइन करने हैं। एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट इसने करनी है। बाहर से जो एम्बेसडर्स आने हैं उनको रिसीव भी इसी ने करना है। जी, ऑब्वियसली पेंटागन इज अंडर द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी भी उसकी जिम्मेदारी है। अपॉइंटमेंट्स
ऑफ एम्बेसडर्स भी उसकी जिम्मेदारी। टेक्निकली अल्टीमेट हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट। सारी पोस्ट अपॉइंटमेंट्स यही करता है। CIA चीफ, FBI चीफ, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लगाना भी सदर का इख्तियार है। ठीक है जी, सदर का इख्तियार नहीं। स्पॉयल सिस्टम का कैबिनेट से ताल्लुक नहीं है। स्पॉयल सिस्टम जनरल ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स की चीज है। स्पॉयल सिस्टम अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये इजाजत देता है कि वो किसी भी शख्स को कहीं से बुलाकर कहीं भी लगा सकता है। ठीक है, अल्टीमेट हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी यही करता है। पावर टू ग्रांट पार्डन एंड रिप्रीव भी इसके पास है। इख्तियार है इसके पास कि वो सजा याफ्ता मुजरिमान को उनकी सजा में कमी भी कर सकता है और उनकी सजा माफ भी कर सकता है। नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सदर का कोई रोल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्रेसिडेंट का रोल नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट का रोल है ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग के अंदर। ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग में उसका रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेकिंग में उसका रोल नहीं है। ठीक है जी, ये इख्तियारात सदर के पास है। सो हु इज अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसका इलेक्शन कैसे होता है और उसके टेन्योर्स कितने हैं और उसके पावर्स एंड फंक्शंस कितने हैं, क्या है, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ गया है जी। प्रेसिडेंट ऑब्वियसली जो भी करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के लिए करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे separation of powers and checks and balances. Separation of powers and checks and balances. नहीं जी, प्रेसिडेंट की एजुकेशन मैटर नहीं करती। तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट एजुकेटेड होना चाहिए। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है प्रेसिडेंट एजुकेटेड होना चाहिए। बाकी एज सच दुनिया के ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रेसिडेंट की एजुकेशन की कोई है नहीं चीज। खैर, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, separation of power means that the three organs of the government, the executive, the legislature and the judiciary, shall have their respective domain. उनकी एक अपनी अपनी डोमेन होगी। उस डोमेन के बियॉन्ड वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एग्जीक्यूटिव मुल्क चलाएगी, लेजिस्लेचर कानून साजी करेगी, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करेगी। नो वन शैल इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द अदर ऑर्गन। इसे सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। यानी प्रेसिडेंट का लेजिस्लेचर से ताल्लुक नहीं होगा, लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव से ताल्लुक नहीं होगा और जुडिशरी इन दोनों से अलग होगा। लेकिन गवर्नमेंट एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनिक होल। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनिक होल का नाम है। ठीक है, तो जब और आप एक ऑर्गेनिक होल हैं तो आपने डायनामिक रहना है और आपने एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। तो जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो नेचुरली देयर हैज टू बी अ सर्टेन चेक एंड बैलेंस एज वेल। अगर आप स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर किसी भी जगह पर कर देंगे तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर से स्ट्रेट जैकेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हो जाती है। और जब स्ट्रेट जैकेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन होती है तो मूवमेंट लिमिटेड हो जाती, इदारे कंस्ट्रेन्ड हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। इसलिए चेक एंड बैलेंस का निजाम रखा जाता है दैट एक तो इंटरेक्शन ढंग से हो सके इदारों का, दूसरा
इसकी रीजन ये भी होती है दैट नो वन इंस्टीट्यूशन शुड बी अलाउड टू बी टू पावरफुल टू हैव अ सोलो फ्लाइट। कोई एक इदारा इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो एक सोलो फ्लाइट लेकर चल पड़े। तो इस मकसद के हसूल के लिए सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस दोनों इकट्ठे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द अदर, एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकता। वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द अदर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे काम करती है? आवर प्रेसिडेंट इज आवर एग्जीक्यूटिव, आवर कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट इज आवर लेजिस्लेचर, आवर सुप्रीम कोर्ट इज आवर जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन्स हैं और तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं, अपने अपने काम। प्रेसिडेंट के क्या काम है ये अभी आपने पढ़े हैं। कमांडर इन चीफ है, पॉलिसी मेकर है, फॉरेन पॉलिसी बनाता है, मुल्क चलाता है, डेवलपमेंट कराता है, लॉ एंड ऑर्डर करता है। इस सारे काम में आपको कोई और इदारा नजर नहीं आएगा। लेजिस्लेचर कानून साजी करती है, आइन की तरमीम करती है। सदर आपको नजर नहीं आता, कानून साजी आप करती है। ये सदर इतना पावरफुल होने के बावजूद एक आम सा कानून भी इनिशिएट नहीं करवा सकता, एक सादा सा कानून भी इनिशिएट नहीं करवा सकता, स्टार्ट नहीं करवा सकता। इसी तरह लेजिस्लेचर बजट पास करती है, बजट पास करना उसकी जिम्मेदारी है। जुडिशरी के पास दो अहम तरीन काम है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन of fundamental rights of people of USA. Protection of fundamental rights of people of USA. ठीक, ये दो बुनियादी काम जुडिशरी ने करने हैं। तो यू सी तीनों की अपनी अपनी वेल डिफाइंड सेपरेट पावर्स है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट मैंने लिखा है कि लेजिस्लेचर में आते हैं, कानून साज इदारे दोनों। ठीक है, तो दोनों तीनों इदारों की अपनी अपनी सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क। चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे काम करते हैं? नहीं, सुओ मोटो कोई नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर इज नो सुओ मोटो। सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट की या एग्जीक्यूटिव की पावर्स पढ़ी। प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, बट प्रेसिडेंट को डेवलपमेंट कराने के लिए जो पैसे चाहिए वो लेजिस्लेचर ने अप्रूव करके देने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने स्पेसिफिकली अप्रूव करके देने। प्रेसिडेंट का हमने पढ़ा कि वो वॉर एंड पीस डिसाइड करता है, यस, बट प्रेसिडेंट ने अगर मुल्क पर हमला हुआ है, अमेरिका पर हमला हुआ है, फिर तो सदर बीइंग कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऐलान जंग कर सकता है। लेकिन अगर मुल्क के फौजी मुल्क से बाहर कहीं भेजने, अगर मुल्क के फौजी मुल्क से बाहर कहीं भेजने, उस सूरत में हमें कांग्रेस की इजाजत की जरूरत है। तो फिर सदर कांग्रेस की इजाजत के बगैर ट्रूप्स बाहर नहीं भेज सकते। जुडिशरी का सेकंड पॉइंट है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है,
सुओ मोटो जुडिशियल रिव्यू में फर्क ये है जी कि जुडिशियल रिव्यू सुओ मोटो नहीं हो सकता और सुओ मोटो पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली किसी भी लॉ या एग्जेक्टिव ऑर्डर के अगेंस्ट होता है। अगर वो लॉ या एग्जेक्टिव ऑर्डर आइन से मुतसादिफ हो, आइन से रिपग्नेंट हो और कोई शख्स उसको चैलेंज कर ले, तो जुडिशरी उसको रिव्यू करते हुए उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उस हुक्म को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। However, और जुडिशियल रिव्यू किसी भी लॉ के ऊपर हो सकता है, सुओ मोटो किसी भी लॉ पर नहीं हो सकता। सुओ और जुडिशियल रिव्यू के लिए जरूरी है कि कोई बंदा मैटर अदालत लेकर जाए। सुओ मोटो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए या ग्रॉस इनजस्टिस जहां हो रहा हो उसके लिए होता है और उसका बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है। जैसे खान चौधरी साहब या साकिब निसार साहब सुओ मोटो इस्तेमाल करते रहे, वो स्कोप नहीं है। प्रेसिडेंट और कांग्रेस की पावर्स डिफरेंशिएटेड है जी, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकती। पैसों के मामले पर होती है लेकिन दे फाइंड अ वे, उसके लिए कमेटी हाउस की बनी हुई है जी, यूएसए में नहीं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को फोर्सेस बाय भेजने के लिए जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की इजाजत। इसी तरह जी एचओआर में ऑल सॉर्ट्स ऑफ बजट्स आर पास्ड इन एचओआर। इसी तरह पैसे जो रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट को एचओआर से आएंगे एंड अल्टीमेट चेक जो प्रेसिडेंट के ऊपर है लेजिस्लेचर का, वो चेक है इम्पीचमेंट, मुआखजे अलाम के बाद इसको देखिए। खोलो यार। ओके जी, सो इसे ऊपर करेगा क्वेश्चन बार। ओके जी, वी कैन से ऑल थ्री ऑर्गन्स आर इक्वल। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। एक सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि इन द अल्टीमेट एनालिसिस कौन सा ऑर्गन पावरफुल है, तो इन द अल्टीमेट एनालिसिस प्रेसिडेंट पावरफुल है। अभी हम इस पर बात भी करते हैं। इम्पीचमेंट का मैं बताता हूं जी, अभी बता देता हूं। आई थिंक अफगान वॉर के बाद प्रेसिडेंट बुश ने कांग्रेस से
परमिशन नहीं ली थी? नहीं, प्रेसिडेंट ने परमिशन इसलिए नहीं ली थी क्योंकि कांग्रेस ने खुद उन्हें ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया था, एक लॉ पास किया गया था AUMF के नाम से, ऑथराइजेशन ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। कांग्रेस ने पास करके प्रेसिडेंट को जो है वो ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया था कि आपको दोबारा बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ वॉर, आप जहां चाहें फोर्सेस भेज सकते हैं। अब आ जाएंगे इम्पीचमेंट की तरफ। कैन नॉट इंटरफेयर इन प्रेसिडेंट्स पावर। इम्पीचमेंट मुआवजे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में फर्क ये होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। आपको वजीर आजम की शक्ल नहीं पसंद आ रही, आपको लगता है अब वो उतना हैंडसम नहीं रहा, आप उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं। ठीक, उसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है, सिर्फ अददी अक्सरियत आपने साबित करनी है, और वो भी एक बंदा एक्स्ट्रा लाना है, आपने लाना है, वजीर आजम घर चला जाएगा। मुआखजा या इम्पीचमेंट ऑन द अदर हैंड इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मुआखजे के लिए जरूरी है कि आप इल्जाम, कोई कसूर हो, कोई जुर्म साबित हो, फिर मुआखजा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द सेनेट से होता है। 2/3 मेजॉरिटी। तरीकेकार क्या है इम्पीचमेंट का, प्रोसीजर क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएट्स विद सिंपल मेजॉरिटी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक सिंपल मेजॉरिटी से इनिशिएट करती है 50% + 1 से। अगर वो इतने लोग कह देते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कि सदर की इंपीचमेंट होनी चाहिए, तो फिर ये मामला जुडिशियल कमेटी ऑफ द हाउस में भेज दिया जाता है। जुडिशियल कमेटी ऑफ द हाउस उन इल्जामात का जायजा लेती है। जुडिशियल कमेटी ऑफ द हाउस उन इल्जामात का जायजा लेती है, सबूत इकट्ठे करती है, गवाहान को बुलाने की ताकत रखती है, अगर वो चाहे तो बुला सकती है। बुला के फाइनली वो जुडिशियल कमेटी आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट पास करती है। यानी सदर के खिलाफ आए थे 10 इल्जाम, हमने तहकीक की, हमें लगता है 10 तो नहीं बनते, हाँ 4 इल्जामात बनते हैं, इस पर सदर से पूछा जाना चाहिए। तो वो जो 4 इल्जामात बाकी बचेंगे उन्हें हम कहेंगे आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट या चार्जशीट। वो चार्जशीट फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाई जाएगी। आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने लाया जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फिर सिंपल मेजॉरिटी से उसे रिकमेंड करके भेजेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फिर से सिंपल मेजॉरिटी से उसको रिकमेंड करके सेनेट को भेज देगा। सेनेट में फिर कार्रवाई स्टार्ट होगी, चीफ जस्टिस भी आकर बैठेंगे, लीगल मैटर्स को सुनेंगे इम्पीचमेंट के अंदर। प्रेसिडेंट को मौका दिया जाएगा कि वो वकील के जरिए या खुद अपना दिफा करे। प्रोसीजर होगा, द सेनेट शैल एक्ट एज ए ज्यूरी, सेनेट ज्यूरी के तौर पर बैठेगी, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर इफ 2/3 of the total senators vote against the president, तो प्रेसिडेंट घर चला जाएगा। अगर 2/3 से एक बंदा भी कम हुआ, 2/3 से एक बंदा भी कम हुआ, तो इंपीचमेंट फेल हो जाएगी, प्रेसिडेंट स्टे करेगा, ठीक है। तो ऐसी इंपीचमेंट्स हो चुकी हैं माजी में। एंड्रू जॉनसन अमेरिका के 17th प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ हुई, नाकाम हुई। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के खिलाफ हुई। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही प्रेसिडेंट निक्सन रिजाइन कर गए।
making him the only American president to have ever resigned. अबू बकर, आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वेट अंटिल, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पॉलिटिकल साइंस है तो देखें तुर्की या रशिया के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसीजर पढ़े तो दिमाग घूम जाएगा आपका। खैर, तो इनिशिएट का मतलब है कि वो कहेंगे कि क्या हमें इम्पीचमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, इनिशिएट का ये मतलब। अच्छा जी, तो एंड्रू जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, उसके बाद बिल क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट की गई थी मोनिका लेविंस्की के मामले के ऊपर और उनकी इन्वेस्टमेंट्स के मामले के ऊपर, वो भी नाकाम हो गई। और फिर ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट की गई थी, वो भी नाकाम हो गई। 2/3 मेजॉरिटी नहीं लाई जा सकी, 2/3 मेजॉरिटी नहीं लाई जा सकी। ये है जी इम्पीचमेंट की तारीख। ये चेक है लेजिस्लेचर का सदर के ऊपर। अब इससे लगता है कि शायद लेजिस्लेचर ज्यादा तगड़ी है, ऐसा नहीं है। लेजिस्लेचर का कोर फंक्शन है कानून साजी करना, लेजिस्लेशन करना। वो कोर फंक्शन के लिए लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट की मोहताज है। एवरी लॉ हैज टू बी पास्ड, हैज टू बी गिवन असेंट बाय द प्रेसिडेंट एज वेल। नहीं, मेंबर्स के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान के 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि मेंबर्स को फारिग कर देते थे, यहां ऐसा कुछ नहीं। खैर, तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू वीटो एनी लॉ। ठीक है, नहीं जी, एचओआर में नहीं 2/3 चाहिए, सेनेट में 2/3 चाहिए। एचओआर में तो सिंपल मेजॉरिटी से सिर्फ रिकमेंड होगा। ठीक है, तो यहां से प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा हर कानून को वीटो कर सकता है। सो इसलिए दोनों को, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को मिलजुल कर चलना चाहिए। जी, लेजिस्लेचर अनवीटो कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है वीटो को, लेकिन उसके लिए उन्हें 2/3 मेजॉरिटी लानी पड़ेगी। वो ये जो आईनी अमेंडमेंट के लिए लानी होती है, और 2/3 मेजॉरिटी हमेशा जाहिर है अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो यहां एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। इन दोनों के ऊपर फिर जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस है। फाइनेंशियल लॉ को भी वो वीटो कर सकता है। अभी एक लॉ को उन्होंने किया भी है ट्रंप ने, अगर आपने लास्ट वीक की प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया। आमतौर पे बजट को नहीं करते वीटो, क्योंकि बजट बनाकर ही प्रेसिडेंट भेजता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाती है। वैसे वो उसके पास इख्तियार है फाइनेंशियल लॉ को वीटो करने का। इन दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर चेक है जुडिशरी का। जुडिशरी चूंकि परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, जजेस डोंट रिटायर इन अमेरिका, मौजूद रहते हैं। जुडिशियल रिव्यू के जरिए दे कैन डिक्लेयर एनी लॉ पास्ड बाय अमेरिकन कांग्रेस और एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गिवन बाय द प्रेसिडेंट, दे कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि ये हुक्म या ये कानून आईन से मुतसादिम है। तो इस पर एक तो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट का चेक है कि जज बनेगा ही वो, इसको प्रेसिडेंट लेकर आएगा। और अगर एक कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट आती है तो इट विल टेल अपॉन जज एज वेल एज प्रेसिडेंट्स करियर। और दूसरा पब्लिक ओपिनियन का भी चेक है जी। लाइफ लॉन्ग, अगर वो चाहें तो लाइफ लॉन्ग सर्व कर सकते हैं। ओबामा जब जा रहे थे तो एक जज की डेथ हुई थी जिसपे उन्होंने नया बंदा नहीं लगाया, तो वो जज जिनकी डेथ हुई थी, ही वाज 86 इयर्स ओल्ड, और वो शिकार पर गए हुए उनकी डेथ हुई। All organs have checks and balances. Yes, obviously, all organs have checks and balances upon each other. This is the prime objective of system of separation of power and checks and balances. Separation of powers and checks and balances का मतलब ही ये। ठीक है, तो I hope you would have understood the separation of power and checks and balances का system. So इसी तरह ही आपने एक्सप्लेन करना है। यही मेन फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस के। इसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ऐड करें, स्पॉइल सिस्टम को ऐड करें। स्पॉइल सिस्टम भी 1881 तक, स्पॉइल सिस्टम भी 1881 तक
सारे प्रेसिडेंट्स ने बड़ा एंजॉय किया। 1881 में फिर एक प्रेसिडेंट को मर्डर कर दिया गया था इस सिस्टम की वजह से। एक नौकरी के तलबगार शख्स ने, जब सदर ने उसकी सिफारिश नहीं मानी तो उसने मर्डर कर दिया था प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड को, प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड को 1881 में। तो फिर 1883 में अमेरिका ने अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बना लिया था। तो उसके बाद से ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होती हैं। हाउएवर सदर के पास इख्तियार आज भी एग्जिस्ट करता है, अगर वो चाहे तो जिसको मर्जी जहां मर्जी लगा दे। ठीक है जी। उसके बाद आती है वो फिलर हेडिंग्स, जिन्हें हम कहते हैं कि रिपब्लिकनिज्म है जी, यूनिवर्सल सफरेज है, सारों को वोट डालने का हक है जी, अमेरिका डेमोक्रेटिक है जी, वगैरह वगैरह। वो सारी कहानियां आपने बाद में लिखनी है, ये वाली बातें बताने के बाद, अगर टाइम हुआ, या तब बतानी है जब ये बातें याद ना आनी। अदरवाइज इनकी कॉस्ट पे वो कहानियां नहीं सुनानी एग्जामिनर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। ऊपर करो यार थोड़ा सा। A question is asked in exam that US Constitution is system of checks and balances. In that case, do we need to? नहीं, all features को नहीं डिस्कस करना आपने, इसी पार्ट को, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, वर्क कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, वो फंक्शन करके उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। Can judiciary take action on development projects or add accountability in the country except president? Well, ये उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो जुडिशरी डायरेक्टली एक्शन खुद नहीं लेती, somebody has to take the matter to the court, लेकिन वहां पर इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस अपना ही बहुत है, जुडिशरी तक नौबत नहीं आती इस तरह के मामलात में। क्या जुडिशरी ये वाला था स्पॉइल सिस्टम जी, प्रैक्टिस किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है जी। चेक ऑन जुडिशरी मैंने बताया जी कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, उन अपॉइंटमेंट्स की रेटिफिकेशन प्रेसिडेंट की जितनी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, भले वो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट हो, वो जजेस की अपॉइंटमेंट हो, वो अटॉर्नी जनरल, FBI, CIA चीफ की अपॉइंटमेंट हो, इन तमाम एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट्स हो, इन तमाम अपॉइंटमेंट्स को रेटिफाई करती है सेनेट ऑफ अमेरिका। तो जुडिशरी के ऊपर ये चेक है, नॉमिनेशन प्रेसिडेंट से आती है, रेटिफिकेशन सेनेट से आती है। तो डबल सिस्टम से गुजर कर एक जज अपॉइंट होता है। अगर एक कंट्रोवर्शियल जज अपॉइंट होगा तो उस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल करियर के लिए भी वो खतरा बनेगा, वो उस सेनेटर्स के लिए भी जिन्होंने उसकी हिमायत की खतरा बनेगा, और खुद अपने लिए तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा ही करेगा। और उसके अलावा भी थ्रू हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ इंटेग्रिटी, कन्विक्शन एंड लर्नेडनेस, अमेरिकन जुडिशरी हैज सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फॉर इटसेल्फ। तो वो ट्रेडिशन और वो वैल्यूज भी जुडिशरी के लिए एक चेक बहरहाल है। जजेस को हटाने का तरीका आईन में मौजूद है। जजेस की भी इंपीचमेंट होती है, लेकिन उस इंपीचमेंट के लिए जॉइंट सेशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और कांग्रेस सेनेट का बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है। जज को निकालने का तरीका सदर को निकालने के तरीके से मुश्किल, जज को निकालने का तरीका सदर को निकालने के तरीके से मुश्किल है। ठीक है। व्हाट अबाउट हेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी? हेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी को जब चाहे सदर फारिग कर दे, जब चाहे ले आए। ये तो सदर का इस्तेकाक है, चीफ एग्जीक्यूटिव का इस्तेकाक है। अब आते हैं जी अमेंडमेंट्स की तरफ। पहली 10 अमेंडमेंट्स और इन 10 अमेंडमेंट्स में मेनली बात जो की गई है वो यही है जिसको हम कहते हैं
फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्शियंस, असेंबली, प्रेस एंड पेटिशन। आपको बुनियादी हक है कि आप जो मजहब इख्तियार करना चाहें करें, या कोई भी ना इख्तियार करना चाहे ना करें। आपको हक हासिल है कि आप अपना सियासी नजरिया जो रखना चाहें रखें, जिसको वोट देना चाहें दें। कॉन्शियंस, आप ज़मीर आपका आजाद है जिधर आप जाना चाहें। आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं कहीं भी, अमेरिका पूरे में जहां चाहें आप इकट्ठे हो जाइए। अमेरिकन स्टेट आपको कुछ नहीं कहेगी, हक है आपका इकट्ठे होना पीसफुल पर्पसेस के। देन यू हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस एज वेल। American Constitution provides complete freedom of press to its people and its institutions. अगर वो सच है तो आप लिख दीजिए, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती उससे। However, अगर वो झूठ है तो तैयार रहें, आपकी अखबार भी बंद हो सकती है, आपको भारी जुर्माने किए जाएंगे, और जिस शख्स की आपने इज्जत उछाली है, डेफेमेशन की है, उस शख्स को भी पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, न्यू पार्टी बनाने की आजादी है, आप भले 10 पार्टीज बनाइए, 50 बनाइए। अमेरिका में ऑलरेडी हैं बहुत सारी पार्टीज। ये कहना गलत है कि वहां सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं, बहुत सारी और पार्टीज भी, लेकिन उन्हें वोट कोई नहीं देता। उनको वोट कोई नहीं देता, उनको हायर लेवल पर कोई घास नहीं डालता। तो 2 पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है 2 मेजर पार्टीज है, उन्हीं को लोग घास डालते हैं। ठीक है, नीचे पार्टीज होती है, इंग्लैंड में भी है, इंग्लैंड भी हालांकि 2 पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में भी है, अमेरिका भी 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन उनको लोग वोट नहीं देते। मार्शल का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी हिस्ट्री में भी ब्लैक वीगो का कॉन्सेप्ट भी नहीं है जी। कान्ये वेस्ट आजाद उम्मीदवार थे, वो लड़े इलेक्शन, उन्होंने नाम लिया ग्रीन पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी नाम की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है अमेरिका के अंदर। देयर आर मेनी अदर पार्टीज। ठीक है जी, जेम्स मैडिसन ने चूंकि इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसलिए इन्हें मैडिसन अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, मुंह से जो मर्जी बोलता है प्रेसिडेंट का मुंह तो नहीं हम पकड़ सकते। लीगली आप उनके खिलाफ नहीं कुछ कर सकते जी। वो टी पार्टी एक इवेंट था, टी पार्टी एज ए पार्टी डज एग्जिस्ट इवन नाउ। वो जो टी पार्टी एक इवेंट था, वो इवेंट था, इवेंट खत्म हो गया है, पार्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, स्टेट्स में है नहीं, पावर में कोई नहीं, पावर में कोई नहीं। पेटिशन से मुराद है जी कि अगर आपको ये हकूक ना मिले, रियासत आपको रिलीजन के मामले में तंग करे, कॉन्शियंस के मामले में तंग करे, असेंबली के मामले में तंग करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में तंग करे, या आगे आने वाले किसी भी फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन में रियासत आपको तंग करे, तो आपके पास अदालत जाने का भी बुनियादी हक है। पिटिशन, यू कैन गो एंड पिटिशन द कोर्ट। आप अदालत में पिटिशन कर सकते हैं और अदालत से रिलीफ मांग सकते हैं। अदालत जाना भी आपका फंडामेंटल राइट है। अमेंडमेंट नंबर 2, राइट टू ओन एंड बियर वेपन्स। आर्म्स को रखना, वेपन आप रख सकते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये बुनियादी हक करार देता है। इसका बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा है कि अमेरिकी जंग आजादी जो है वो आम शहरियों ने लड़ी थी अपने वेपन के साथ। तो आजादी हासिल करने के बाद भी अमेरिका के पास कोई ढंग की फौज नहीं थी। अगर अमेरिका पर दोबारा हमला होता तो भी यही शहरी अपने वेपन से ही अमेरिका की हिफाजत करते, शहरी उसकी लिबर्टी की, उसकी फ्रीडम की। इसलिए
उन्हें वेपन रखने की इजाजत दी गई। उसके अलावा रेड इंडियंस के साथ लड़ाई अभी जारी थी, इसलिए भी उन्हें वेपन रखने की इजाजत दी गई। ओवरऑल भी अमेरिका एक फार्म लैंड था, ओपन कंट्री था, वहां चोर डाकुओं जंगली जानवरों से बचने के लिए भी वेपन जरूरी थे, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट कहा गया और ग्रेजुअली ये अमेरिकन कल्चर का पार्ट बन गया। गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी पिटीशन, जी किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ पिटीशन हो सकती है, कोई होली काउ नहीं है वहां। ये आगे आएंगी ये सारी चीजें जो आप सुभान साहब पूछ रहे हैं। जी गन कंट्रोल लॉज इसी अमेंडमेंट को काबू करने के लिए लाए जाते हैं, ठीक है जी। ओके, नंबर 3, नो क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स इन पीस टाइम। नो क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स इन पीस टाइम। किसी भी पहले इंग्लैंड वाले क्या करते थे कि स्टैंडिंग आर्मीज रखने का जब रिवाज नहीं था तो बादशाहों ने कुछ स्टैंडिंग आर्मीज रखना शुरू की। तो जमाना जंग में तो फौज को लोग बर्दाश्त कर लेते थे, घर से खाना, उनके घोड़ों के लिए चारा, लेकिन जमाना अमन में बादशाह इन लोगों को खुद तनख्वाह देने के बजाय अपनी रियाया के सामने फेंक देते थे कि वो इन्हें पाले। तो वो इंग्लैंड ने पहले अपने यहां बैन किया, लेकिन कॉलोनीज में प्रैक्टिस करते रहे। तो अमेरिकन ने जब आजादी हासिल की तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये रखा कि हम पीस टाइम में क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स नहीं करेंगे, शहरी यानी अपनी आबादी को आम लोगों के जिम्मे इन्हें नहीं लगाएंगे। लेकिन ये अमेंडमेंट अब रिडंडेंट हो चुकी है। रिडंडेंट इसलिए कि अब स्टैंडिंग आर्मी है और ये तनख्वाहदार आर्मी के आने के बाद ये सिस्टम वैसे ही खत्म हो गया, एग्जिस्ट नहीं। 4th अमेंडमेंट, फ्रीडम फ्रॉम सर्च एंड सीजर। चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज़, सर्च एंड सीजर से आजादी। आपके मकान की तलाशी नहीं ली जा सकती बगैर वारंट के, आपकी दुकान की तलाशी, आपके पर्सन की, आपकी गाड़ी की तलाशी बगैर वारंट के नहीं ली जा सकती। और वारंट के लिए जज को पहले सबूत देना होगा कि इस शख्स के खिलाफ, इस शख्स ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म का कोई सबूत हमें उस घर या दुकान से मिल जाएगा। तो वहां वारंट के बगैर आप तलाशी नहीं ले सकते, ना कोई प्रॉपर्टी सीज की जा सकती। नंबर 5, नो सेल्फ incrimination, no double jeopardy। कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई डबल जेपर्डी नहीं। सीजर, सर्च एंड सीजर, SEIZURE, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी आप किसी से कन्फेशन नहीं करवाएंगे तशद्दुद के जरिए। No one shall be forced to be a witness against himself। किसी पर ये तशद्दुद नहीं करेंगे कि वो इकबाली बयान दे। आपने फिल्मों ड्रामों में अक्सर अमेरिकन मूवीज में देखा होगा, मुल्ज़िम को जब पकड़ के लाते हैं तो वो कहता है I invoke my rights of the 5th amendment। वो यही बात कर रहा होता है कि आप मुझ पर तशद्दुद नहीं कर सकते और आप मुझसे इकबाली बयान नहीं दिलवा सकते, आप जाइए खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए। और या वो जब ये कहता है कि मैं वकील के बगैर बात नहीं करूंगा, मेरे वकील को बुलाओ, अगेन नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल जेपर्डी, किसी एक जुर्म के ऊपर, किसी एक मामले के ऊपर 2 दफा उसको तंग नहीं किया जाएगा। नो वन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक ही मामले में आप 2 दफा किसी बंदे को जलील नहीं कर सकते। अगर उसको अदालत ने छोड़ दिया है तो भी, अगर अदालत ने उसको सजा दी और उसने उसको अपनी सजा पूरी कर ली है तो भी, ठीक है जी। पाकिस्तानी पुलिस नहीं। दैट इज द रीजन व्हाई आप देखते हैं ना ग्वांतानामो बे और अबू ग़राब जैसी जेलें अमेरिका में नहीं है। अमेरिकन सरजमीन से बाहर बनाई गई क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका अप्लाई नहीं होता।
अदरवाइज अमेरिका में कोई जगह कम तो नहीं है कि वहां जेलें ना बनाई जा सके। डबल जेपर्डी, जेपर्डी, डबल जेपर्डी, JEOPARDY। ओके, सिक्स्थ अमेंडमेंट आसान है, स्पीडी ट्रायल्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अदालतें हर मुमकिन कोशिश करेंगी, टाइम फ्रेम नहीं देता लेकिन कहता है अदालतें हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि वो जल्दी केसेस के फैसले करें, जल्दी केसेस के फैसले, स्पीडी ट्रायल्स होता है। नंबर 7, राइट ऑफ ज्यूरी इन सिविल केसेस इन मैटर्स ऑफ $20 और मोर। क्रिमिनल केसेस में ज्यूरी होती है, साइड पे बैठे हुए लोग सुन रहे होते हैं और एंड पे गिल्टी नॉट गिल्टी का फैसला देते हैं। क्रिमिनल केसेस में तो ये लोग होते हैं। सिविल केसेस में हाउएवर ज्यूरी नहीं होती, लेकिन अगर किसी सिविल मुकदमे में जायदाद का लेन देन या फैमिली का मुकदमा है तो उसमें अगर मामला $20 या उससे ज्यादा का है तो उसके लिए अगर डिफेंडेंट चाहे तो ज्यूरी का राइट ले सकता है, इजाजत है उसे, जरूरी नहीं है कि वो ले, अगर वो चाहे तो वो ले सकता है। ठीक है। नंबर 8, नो क्रूअल पनिशमेंट्स, नो एक्सेसिव बेल्स। किसी को जालिमाना जिस्मानी सजाएं नहीं दी जाएगी, तशद्दुद नहीं किया जाएगा, फोर्स्ड नहीं चीजें करवाई, स्किनिंग नहीं होगी, लिंचिंग नहीं होगी, फांसी नहीं होगी, एम्पुटेशन ऑफ लिम्स नहीं होगी, कोई भी ऐसी सजा जिससे जिस्मानी तकलीफ हो वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बैन कर दिया गया। अमेरिका इज अ कैपिटल पनिशमेंट कंट्री, वहां लीथल इंजेक्शन के जरिए कैपिटल पनिशमेंट इंड्यूस की जाती है, पेनलेस डेथ की कोशिश की जाती है। 7 इयर्स 2012 से 19 तक अमेरिका में सजाए मौत इंप्लीमेंट नहीं की, क्योंकि ये साबित किया गया था कि उस टीके से भी दर्द होती है, पेनलेस डेथ नहीं है। 2019 से सजाएं दोबारा शुरू हुई जब एब्सोल्युटली पेनलेस तरीका जो है वो ढूंढ लिया गया, तो जिस्मानी सजाएं नहीं होगी। नो एक्सेसिव बेल्स, बेल्स आप जानते हैं जमानत का कानून, जहां आप पुलिस से कस्टडी लेकर किसी भी मुलजम की एक आम शहरी के सुपुर्द कर देते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में, इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, इसके एवज उस शहरी से जमानत ली जाती है, वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात, अपनी गाड़ी के कागजात, कुछ भी अदालत में रख देता है गारंटी के तौर पर, मुचलके जिससे, या बेल बॉन्ड्स आप कहते हैं। अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में आपको नकद पैसे देने पड़ेंगे। अगर जज कहता है $2000 के मुचलके लेकर आओ तो आपको $2000 देने पड़ेंगे। तो इतने पैसे हर एक के पास नहीं होते, तो आइन कहता है ज्यादा अमाउंट की बेल आप नहीं लेंगे, ज्यादा एक्सेसिव पैसे नहीं मांगेंगे शहरियों से। अगर किसी शख्स ने $1 की मुर्गी चोरी की है तो उससे 2000 पाउंड की बेल आप नहीं मांगेंगे। अगर उसके पास उतने पैसे होते तो शायद मुर्गी चोरी ना करता। तो बेल देते वक्त आप देखेंगे क्राइम कितना हीनियस है, पेइंग कैपेसिटी क्या है। 7th अमेंडमेंट है जी, राइट ऑफ ज्यूरी इन सिविल केसेस, जहां जायदाद के लेन देन के मामला भी हों और मामला $20 से ज्यादा का हो, वहां अगर प्लेंटिफ यानी जिसने शिकायत की है या डिफेंडेंट जिसके खिलाफ शिकायत है, दावा है, उन दोनों में से कोई भी ज्यूरी का हक मांग सकता है अदालत से, और अदालत उसको ज्यूरी बना कर देगी, आम शहरी बनाकर। क्रिमिनल केसेस में तो होती ही है ज्यूरी। क्रिमिनल केसेस में तो हर क्रिमिनल केस जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा है, वहां ज्यूरी होगी होगी। ठीक है। 9th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट इज इजी, जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। पावर्स नॉट स्पेसिफिकली given to central government belong to states। वो इख्तियारात जो क्लैरिटी के साथ वफाकी हुकूमत को नहीं दिए गए,
वो सारे इख्तियारात रियासतों के हैं। ये मैं पीछे भी बता कर आया हूं, कई दफा इस पर मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। तो वो तमाम इख्तियारात जो क्लैरिटी से वफाक को नहीं दिए गए वो सूबों के, ठीक। एंड देन फाइनली द 10th अमेंडमेंट, राइट्स rights not written in this constitution also belong to people of US। वो हकूक जो इस आइन में हम नहीं भी लिख पाए वो भी अमेरिका के अवाम के। मेरे नजदीक ये सारे अमेंडमेंट की सबसे खूबसूरत क्लॉज ये है, और ये कह रही है कि ऊपर जितने हमने राइट्स दे दिए ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हम जो नहीं भी लिख पाए वो सारे राइट्स भी जो है वो अवाम के हैं, अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज। तो ऑल राइट्स बिलोंग टू पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट सेम है, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट में चेंज नहीं है, नहीं वेग नहीं है, वेग आइडिया नहीं है, ओपन कर दिया गया है कि यूनिवर्सल राइट सारे के सारे अवाम के। मिसाल के तौर पर इस लिस्ट में राइट टू लाइफ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अमेरिकन शहरियों को राइट टू लाइफ नहीं है। राइट टू फैमिली, राइट टू बिजनेस, राइट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, ये नहीं लिखे हुए। कोई भी एग्जॉस्टिव लिस्ट कोई हो ही नहीं सकती राइट्स की, ठीक है। कोई भी आप 10,000 राइट्स भी लिखेंगे तो भी कोई ना कोई रह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक लाइन में ही मामला हल किया कि जो राइट्स हम नहीं भी लिख पाए वो भी अमेरिकन अवाम के हैं, अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स यहाँ जो फर्स्ट 10 है यहाँ खत्म होती हैं, जो बिल ऑफ राइट्स है यहाँ खत्म होता है। कल से इंशाल्लाह फर्स्ट प्रेसिडेंट से हम शुरू करेंगे, एक्चुअल हिस्ट्री से, और फिर हिस्ट्री में जैसे जैसे अमेंडमेंट्स बाकी हुई हैं वो साथ साथ आपको मैं करवाता रहूंगा टाइमलाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच।